खुशियों का एक संसार लेके आएंगे और पतझड़ में भी सावन की बहार लेके आएंगे। और जब भी पुकारोगे दिल से ए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जिंदगी से सांसें उधार लेके आएंगे। तो एक बार पुनः आपका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3, कोई समुच्चय 1 2 3 दिया है। समुच्चय मान लेते हैं ए कोई दिया है, 1, 2, 3 दिया है। इस छठा को मैं सॉल्व कर रहा हूं और r बराबर दिया है। इससे जो प्रदत्त संबंध है, इस समुच्चय ए का कोई रिलेशन दिया है। क्या दिया है? 1, 2 और क्या दिया है? 2, 1 दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए यह सममित है। r जो है सममित है, किंतु न तो स्वतुल्य है न तो संक्रामक है। तो हमने बताया था स्वतुल्य पहले चेक करेंगे। स्वतुल्य के लिए क्या होता है? स्वतुल्य के लिए मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? स्वयं का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए। कहने का मतलब समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं, समुच्चय ए के अवयव 1 है, 2 है, 3 है, तो आपको बताया था स्वतुल्य के लिए कि a, a बिलोंग्स टू कम से कम r होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? 1, 1 r में होना चाहिए। क्या 1, 1 r में है? नहीं मिल रहा है। 2, 2 भी होना चाहिए, मतलब स्वयं का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए, स्वयं का स्वयं कर्मित युग होना चाहिए उस रिलेशन में। तो a भी नहीं है, तो हम लिख देंगे स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब चेक करते हैं, सममित चेक करते हैं। सममित मतलब सिमेट्रिक चेक करते हैं दोस्त। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? हमने बताया था अगर a, b है तो b, a भी होना चाहिए। तो पहला क्या है? 1, 2 है। कहने का मतलब 1, 2 अगर r में है तब 2, 1 भी होना चाहिए। क्या 2, 1 है? बिल्कुल है। तो 2, 1 बिलोंग्स टू r। जब कभी a, b मिले तो ढूंढो b, a भी अगर हो तो सिमेट्रिक होगा। अतः क्या है? सममित है। चलिए अब ढूंढते हैं संक्रामक, पता करते हैं। संक्रामक मतलब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव में क्या हमें ढूंढना है? अगर a, b मिले, b, c मिले तब ढूंढो a, c। अगर a, b मिले, b, c नहीं मिलता तब नहीं ढूंढना है। लेकिन अगर a, b मिले, b, c मिले तब a, c मिलना चाहिए। तो देखो 1, 2 है, 1, 2 r में है। फिर ढूंढो 2 से शुरू होने वाला कोई है? बिल्कुल है। तो 2, 1 भी r में है। अगर a, b r में है, b, c r में है तो a और c भी r में होना चाहिए। कहने का मतलब 1, 1 तब 1, 1 भी r में होना चाहिए। बताइए क्या 1, 1 r में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है दोस्त, तो लिख देंगे नॉट बिलोंग्स टू r। अतः क्या है? संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। क्या बताया हमने कि जब a, b मिले, b, c मिले तब a और c मिलना चाहिए। लेकिन अगर a, b मिल रहा है, b, c नहीं मिल रहा है तब नहीं ढूंढेंगे, तब वैसे ही संक्रामक हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये याद रखना संक्रामक की, तो अगर a, b मिले, b, c मिले तब a, c ढूंढो, मिलना चाहिए, तभी होगा संक्रामक, अन्यथा संक्रामक नहीं होगा। तो नोट करिए। फिर 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है क्या? 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में r बराबर x, y, यक्स तथा वाई में पेजों की, जहां यक्स क्या है, जहां यक्स वाई का मतलब क्या है? यक्स और वाई माने दोनों क्रमित युग्म जो दिया गया है उनमें पेजों की संख्या समान है। तो बताइए प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता का मतलब, नोट कर लीजिए, तुल्यता का मतलब होता क्या? तुल्यता संबंध कब होगा? जब कोई संबंध r जो है स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक तीनों हो। स्वतुल्य, सममित, संक्रामक मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशन फॉलो करे
तब ये होता है इक्विवेलेंस होता है, तुल्यता संबंध होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तुल्यता संबंध रिलेशन होता है। तो हमें तीनों प्रूव करके दिखाना है तभी तुल्यता होगा। चलिए, ये जो है क्या दिया है, समुच्चय ए का मतलब पुस्तकों का समुच्चय है। अब देखिए आर बराबर दिया है, मेन यही आर से मतलब रखा करो और समुच्चय ए से मतलब रखा करो। तो x कामा वाई, जहां इसका मतलब दिया है x तथा y में पेजों की संख्या समान, पेजों की संख्या समान, यही दिया है। तो मतलब अगर क्रमित युग्म x कामा y का मतलब क्या कर समझ रहे हो, पहला और दूसरा क्रमित युग्म मतलब दोनों में पेजों की संख्या समान है। चलो स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए अब स्वतुल्य में क्या है, देखो क्या होना चाहिए, यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर, स्वयं का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए। मतलब यक्स में पेजों की संख्या स्वयं यक्स के पेजों की संख्या के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ। अगर कोई किताब है यक्स है, उसमें पेजों की संख्या वही है, फिर उसी किताब में फिर आपसे कोई पूछे कि पेजों की संख्या, तो बताओ दोनों में पेजों की संख्या समान होगा। तो लिख क्या सकते हो, यक्स में पेजों की संख्या, यक्स में पेजों की संख्या, यक्स में पेजों की संख्या, दोनों यक्स में पेजों की संख्या, यक्स में किताब तो वही है, पेजों की संख्या, पेजों की संख्या समान है, यही तो लिखोगे ना। देखो दो क्रमित युग्म का मतलब क्या है, यहां पर दो क्रमित युग्म का रिलेशन दिया है, आपको रिलेशन शो करके दिया है कि दो क्रमित युग्म लिखने का मतलब दोनों में पेजों की संख्या समान। जब यक्स कामा यक्स है तो यक्स में पेजों की संख्या, यक्स में पेजों की संख्या समान है, क्योंकि यक्स वही है तो पेजों की संख्या ऑलरेडी समान होगा, अतः लिखेंगे क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। एक तो प्रूफ हुआ। अब दूसरा हम दिखाएंगे क्या, सिमेट्रिक दिखाएंगे, सममित, सममित के लिए मतलब सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए दिया है आपके पास पहले यक्स कामा वाई दिया है, यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब यक्स में पेजों की संख्या, यक्स में पेजों की संख्या, यक्स तथा वाई में, ऐसे लिखो यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या, संख्या समान है। दोस्त यही तो दिया है ना, यक्स कामा वाई का मतलब क्या दिया है, यक्स तथा माने पहला और दूसरे क्रमित युग्म का मतलब यही दिया है, दोनों में पेजों की संख्या समान है। अब बताओ अगर हम इसको उल्टा लिख दें, ऐसा लिख सकते हैं वाई तथा यक्स में पेजों की संख्या समान है। क्या मैंने गलत बोला, सही है ना। जैसे यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, हम उल्टा बोल सकते हैं वाई तथा यक्स में पेजों की संख्या समान है, वाई तथा यक्स में पेजों की संख्या समान है। अब बताइए जब यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, उसी को हमने उल्टा लिख दिया, y तथा यक्स में पेजों की संख्या समान है, अब क्या लिख सकते हैं, y कामा यक्स बिलोंग्स टू r। और आप जानते हो जब यक्स कामा y r में हो और y कामा यक्स भी r में हो तो वह क्या होता है, सममित होता है, अतः सममित है। सममित संबंध भी प्रदर्शित किया, बोलो हाँ। स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया, अगर संक्रामक भी हो जाएगा तो मतलब तुल्यता संबंध है। तो चलो संक्रामक देखते हैं, ट्रांजिटिव। चलिए ट्रांजिटिव में क्या है, दिया है यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान, यक्स तथा वाई में ये दिया है पेजों की संख्या समान। अब हम मान लेंगे y कामा जेड भी बिलोंग्स टू आर, यही तो प्रूव करना होता है, जब x कामा वाई आर में हो, y कामा जेड आर में हो तब x कामा जेड देखेंगे, मतलब y तथा z में पेजों की संख्या समान, y तथा z में पेजों की संख्या समान। अब बताओ जब x और y में पेज बराबर है और जितना y में है उतना z में भी पेज है तो हम लिख क्या सकते हैं, x और z में भी बराबर होंगे ना। देखो x y के बराबर है, y z के बराबर है, तो x z के बराबर होगा, ऑलरेडी होगा। तो लिख देंगे क्या, x तथा z में भी
पेजों की संख्या समान होगी। अतः यक्स कामा जेड, जब देखो दो में पेजों की संख्या समान है उसको हम क्या लिख सकते हैं, क्रमित युग्म के रूप में दिया है, क्योंकि यहां पर यक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर, अतः संक्रामक है। अब हमने क्या बताया, जब कोई संबंध स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक हो, तो वह तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है। अगर एक भी कंडीशन फॉलो ना करता तब तुल्यता ना होता, लेकिन जब तीनों कंडीशन फॉलो करे तो तुल्यता हो जाएगा। अतः R एक तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है, तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है। नोट करिए दोस्त, फिर आगे चलते हैं। अब एनसीईआरटी का 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5, a बराबर दिया है, मैं r बराबर कोई दिया है रिलेशन, r बराबर a कामा b, जहां a कामा b का मतलब दिया है a माइनस बी, माने दोनों क्रमित युग्म का अंतर जो है उसका मॉडुलस सम होना चाहिए, सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। कहने का मतलब कि स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। और प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, माने 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से, माने सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो यहां पर कहा गया क्या, 1 3 5 स्वयं से संबंध है, स्वयं से संबंध है, और 2 4 जो अवयव है स्वयं से संबंध है, स्वयं से संबंध है, लेकिन 1 3 5 का कोई अवयव, 1 3 5 का अवयव 2 4 से संबंध नहीं है। चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। चलिए देखिए, अब देखते हैं यहां पर, पहले ऊपर वाला प्रूव करते हैं कि तुल्यता संबंध है। तो चलो स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा, स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव। अब देखिए स्वतुल्य के लिए, अब दिया है a कामा b, a कामा b का मतलब a माइनस बी सम है। अब a बराबर 1 2 3 4 5 कोई भी दिया है, यहां पर 5 अवयव तो लिख सकते हो, ठीक। अब याद रखो, अगर हम कुछ भी रख दें तो हम लिख सकते हैं कि a माइनस ए करो स्वयं का स्वयं से क्रमित, जैसे a कामा b होता है, रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, स्वयं का स्वयं से होना चाहिए, मतलब a माइनस ए, और जब a माइनस ए करोगे 0, और 0 क्या है, सम है। जैसे एग्जांपल देख लो, 1 माइनस 1 करोगे 0 आएगा, 2 माइनस 2 करोगे 0 आएगा, 3 माइनस 3 करोगे 0 आएगा, 4 माइनस 4 करोगे 0 आएगा, 5 माइनस 5 करोगे 0 आएगा। अतः क्या है, स्वतुल्य है। अतः हम लिख सकते हैं a कामा a बिलोंग्स टू R, अतः क्या है, स्वतुल्य है। कहने का मतलब दो क्रमित युग्म का अंतर सम आना चाहिए तभी फॉलो करेगा। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, दो क्रमित युग्म दोनों क्या है, समान है, तो दोनों समान है, उनका अंतर 0 आएगा और 0 सम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। दूसरा देखते हैं सममित, सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक क्या हो जाएगा यहां पर समझते हैं। अगर देखिए दिया है क्या, a कामा b बिलोंग्स टू R, इसका मतलब a माइनस बी क्या है, सम है। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस में माइनस कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, b प्लस हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, माइनस b माइनस a। अब मॉडुलस हटाएंगे क्या हो जाएगा है,
मापांक है और मापांक सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b माइनस ए लिख सकते हैं। देखो जब a माइनस बी, जब a माइनस बी है तो a कामा बी क्या है, a कामा बी क्या है, R में है। और जब b माइनस ए है तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः b कामा a बिलोंग्स टू क्या, R, अतः क्या है, सममित है। चाहे देख लो भैया, अगर एक माइनस, देखो कोई दो राशियां घटाएं, देखो दोनों का अंतर सम होना चाहिए। जैसे हम घटा दें, देखो एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। जैसे 1,3 बिलोंग्स टू आर है, 1,3 बिलोंग्स टू आर है। अब आप बताओ 1 माइनस 3, 1 में से 3 गए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2, लेकिन बाहर निकले क्या हो जाएगा, +2। ये क्या है, सम है। उसी प्रकार से अब क्या होना चाहिए, 3,1 भी होना चाहिए। तो 3 माइनस 1 घटाओ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये भी क्या है, सम है। अतः 3,1 बिलोंग्स टू क्या है, आर है। समझ में आया। अतः यह क्या है, सममित है। चलिए संक्रामक देखते हैं। संक्रामक, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, देखिए अगर a कामा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब a माइनस बी ये क्या है, सम है। क्या है, सम। अब इसको अच्छा मान लेते हैं ऐसे यहां पर, बराबर k1। ये क्या है, k1 जहां क्या है, सम है। k1 क्या है, सम है। सपोज दैट। फिर दूसरा b कामा सी हम मान लेते हैं। जब a कामा बी आर में हो, b कामा सी भी आर में हो, तब a सी ढूंढेंगे ना। तो हम मान लेते हैं b कामा सी भी बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, r। तो मतलब b माइनस सी बराबर क्या मान लेते हैं, k2। समीकरण नंबर 2। अब दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ दो भैया। जोड़ोगे क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर k1 प्लस k2। अतः ये दोनों क्या हो जाएगा, सम होगा। सम होगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a माइनस सी। ए भी क्या हो जाएगा, सम। क्योंकि हमें पता है दो सम संख्याओं को जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है, सम ही प्राप्त होती है। जैसे 2 धन 4 जोड़ो 6, 1 धन 2 धन 4 जोड़ो 6 हो जाएगा, 4 धन 6 जोड़ो 10 हो जाएगा। सम को जोड़ोगे सम ही प्राप्त होगा ना, ए भी सम, ए भी सम। तो सम को जोड़ोगे क्या प्राप्त होगा, सम ही प्राप्त होगा। अतः a कामा सी बिलोंग्स टू आर, अतः यह संक्रामक है। संक्रामक है। और जब कोई संबंध R स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो तो वह तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है। अतः R तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है। करता है। ठीक, इतना नोट करिए, फिर इसके आगे का पार्ट बता रहे हैं। तो यहां पर हमें दिखाना क्या, 1, 3, 5 का अवयव स्वयं से संबंध नहीं है। अब आप खुद देखो, पहला जो है 1, 3, 5 विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या है। अब कोई इसका कोई भी क्रमित लो, चाहे 1,1, 1,3 लो, या 1,5 लो, 3,1 लो, या 5,3 लो, मतलब सभी अवयव स्वयं का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए। अब जब हम विषम संख्या में से विषम संख्या घटाएंगे, याद रखना विषम संख्या में से स्वयं से संबंध है, ये स्वयं से संबंध है, स्वयं से संबंध है। जब कोई भी विषम संख्या को विषम संख्या से घटाओगे तो वह हमेशा क्या प्राप्त होगा, सम। विषम संख्या है चूंकि यदि विषम संख्या में से विषम संख्या घटाते हैं तो विषम संख्या में से विषम संख्या का अंतर सदैव सम संख्या होता है।
सम संख्या होता है। चाहे घटा के देख लीजिए, 3 में से 1 घटाओगे 2, 5 में से 3 घटाओगे 2, 5 में से 1 घटाओगे 4। हमेशा विषम संख्या में से विषम संख्या घटाओगे सम संख्या होगा, जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो। क्योंकि दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, सम। दो क्रमित युग्म का अंतर क्या होना चाहिए, सम। तो एक तो प्रूफ हुआ, स्वयं से संबंध है। अब दूसरा भी देख लो, सेम ऐसे है, 2,4 जो है, 2,4 स्वयं से संबंध है, यह सम संख्या है, और सम संख्या का सम संख्या से अंतर भी क्या होता है, सम होता है। सम संख्या का, क्योंकि सम संख्या का सम संख्या से अंतर, सम संख्या से अंतर सदैव सम संख्या होता है, सदैव सम संख्या होता है। अतः 2,4 भी क्या है, स्वयं से संबंध है। अब दिखाना 1, 3, 5 का कोई भी है, 2, 4 से संबंध नहीं है। चाहे देख लीजिए, अगर हम 1 - 2 करते हैं, तीसरा में देखिए 1 - 2 करते हैं, सपोज दैट 1 - 2 करते हैं तो कितना आएगा, 1। ये क्या है, विषम है, सम तो है नहीं। 1 - 4 करते हैं, 1 - 4 करते हैं, 3 आएगा, ये भी क्या है, विषम है। 3 - 2 करते हैं, देखो 3 - 2 करते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा, ये भी क्या है, विषम है, सम तो नहीं प्राप्त हो रहा है ना। देखो, और 5,4 करो, कुछ भी करके देख लो इन दोनों का अंतर, तो क्या आएगा, 1 आएगा, ये भी क्या है, विषम है। कहने का मतलब, जब सम संख्या में से विषम संख्या को घटाते हैं, विषम संख्या का अंतर करते हैं, तो हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होती है। अतः 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से संबंध नहीं है, जबकि स्वयं का स्वयं से संबंध है। स्वयं का स्वयं से संबंध इसलिए है, संबंध का मतलब यहां पर दोनों का अंतर सम होना चाहिए, जो कंडीशन दिया है उस हिसाब से 1, 3, 5 स्वयं से संबंध है, 2, 4 स्वयं से संबंध है, लेकिन 1, 3, 5 का कोई सदस्य 2,4 से नहीं संबंध है। क्योंकि आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से कि जब हम सम संख्या में से सम संख्या घटाते हैं तो सदैव सम संख्या प्राप्त होता है, विषम संख्या में से विषम संख्या घटाते हैं सदैव सम संख्या प्राप्त होता है, लेकिन जब सम में से विषम या विषम में से सम घटाते हैं तो सदैव विषम संख्या प्राप्त होता है। और कंडीशन किसकी दी है, सम संख्या का, अतः प्रूफ हुआ। ठीक, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर, 9वां में दिया है समुच्चय ए बराबर x बिलोंग्स टू जेड, x बिलोंग्स टू जेड, जहां x की जो वैल्यू है वह 0 या 0 से बड़ा है और 12 के बराबर या 12 से छोटा है, में निम्नलिखित संबंध R में एक तुल्यता संबंध है। इसमें दो चीजें दी है। पहला दिया है क्या, R बराबर A, B, इसका मतलब A माइनस बी क्या है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, तथा दूसरा दिया है R बराबर A, B, जहां दिया है A किसके बराबर है, B के बराबर। हमें तुल्यता संबंध दिखाना है इसमें। ठीक, चलिए अब हम लिख सकते हैं A बराबर, लिख सकते हैं क्या, जो दिया है 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इतना लिख सकते हैं। अब बताओ, पहला दिया है R बराबर दिया है A, B, और A और B का अंतर जो करेंगे वो आना चाहिए 4 का गुणज, 4 का गुणज। ठीक, A, B क्या आना चाहिए, 4 का गुणज। अब बताओ, यहां से पहला हम क्या देखेंगे, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। अब स्वतुल्य के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, A, B, मतलब A, B माने स्वयं का स्वयं से रिलेशन, A माइनस A बराबर कितना आ जाएगा, 0। यह क्या है, 4 का गुणज है कि नहीं है, बिल्कुल है, 4 0 0, तो 4 का गुणज है,
4 का गुणज है, अतः A कामा A बिलोंग्स टू R, अतः यह स्वतुल्य है। ठीक, अब हम देखते हैं दूसरा, सममित देखते हैं, सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, देखो अगर A माइनस बी, A कामा B बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब A माइनस बी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, गुणज है। तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस ए हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा। ए भी क्या होगा, 4 का गुणज होगा। जब ए माइनस बी 4 गुणज है तो बी माइनस ए भी 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज है। अब क्या हो जाएगा, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, अतः सममित है। क्या है, सममित। एग्जाम्पल से चाहे देख लो, देखो अगर जैसे कोई दिया है दो क्रमित युग्म, ऐसे लो दोनों का अंतर 4 का गुणज होना चाहिए। जैसे हम ले लें 6 कामा 2, देखो 6 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, कहने का मतलब 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4, जो कि क्या है, 4 का गुणज है, 4 एक कम 4, 4 का गुणज है। अब इसका उल्टा क्रमित युग्म, अब ऐसा लो इसका क्रमित युग्म उल्टा, उल्टा का मतलब माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसी को माइनस कॉमन ले तो 2 माइनस क्या हो जाएगा, 6। अब 2 में से 6 गए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -4, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ए भी क्या आ जाएगा, 4, और 4 क्या है, 4 का गुणज है, गुणज है। जब ए कामा बी आर में, अब लिख सकते हो क्या, 2 कामा 6 भी बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, आर। जब ए कामा बी आर में हो, बी कामा ए भी आर में हो, तो क्या होता है, सममित। कोई भी ऐसा क्रमित युग्म ले लो, दो क्रमित युग्म ऐसा लो दोनों का अंतर करने पर 4 का गुणज होना चाहिए, फिर उसको उल्टा करके अंतर करो और मॉडुलस लगाओ, देखो अगर 4 का गुणज आता है तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो समझ में आया इतनी बात। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा, इसमें प्रूव करके देखते हैं, संक्रामक। संक्रामक मतलब ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या होगा, देखिए ट्रांजिटिव में हमें क्या प्रूव करना है, तो संक्रामक के लिए अगर a कामा v बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब a माइनस बी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। तो अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी बराबर 4k1, इक्वेशन नंबर मान लो 1। ठीक, अब दूसरा b कामा c भी बिलोंग्स टू क्या करेगा, r, इसका मतलब b माइनस सी भी क्या है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। यहां पर दूसरा हम कांस्टेंट ले लेते हैं तो हो जाएगा b माइनस सी बराबर 4k2, समीकरण नंबर क्या, 2। अब जोड़ दो 1 और 2 को, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दो भैया, क्या हो जाएगा, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a माइनस सी बराबर 4 कॉमन हो जाएगा तो 4k1 प्लस k2, इसको एक अन्य कांस्टेंट मान लो k1 प्लस k2 को, तो हो जाएगा a माइनस सी बराबर 4, r मान लो या मान लो इसको कैपिटल के मान लो। ठीक, अर्थात ए भी 4 का गुणज है कि नहीं है, देखो 4 का मल्टीपल है ना, तो लिख सकते हैं क्या, a कामा सी बिलोंग्स टू r, अतः संक्रामक है। और जब संक्रामक है तो अतः r क्या है, तुल्यता संबंध है, क्योंकि जब कोई भी रिलेशन स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक तीनों हो तो वह तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है। बातें समझ। यहां से एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एग्जाम्पल आप लेकर देख सकते हो, कोई दो राशि ले लीजिए, उसका अंतर जो है 4 का गुणज होना चाहिए, फिर जो दूसरी राशि से शुरू हो, कोई अन्य तीसरी लो वो भी 4 का गुणज होना चाहिए, तो पहला और तीसरा घटाओ वो भी 4 से गुणज होगा। इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर देख सकते हो। ठीक, नोट करिए, फिर इसका दूसरा पार्ट बताते हैं। चलिए देखिए दूसरा पार्ट इसका क्या है, पहले स्वतुल्य देखते हैं इसका।
स्वयं का स्वयं से, माने ए देखो ए बी के बराबर है तो ए स्वयं ए के भी बराबर होगा ना। जब ए बी के बराबर है, ए कामा बी का मतलब ए बी के बराबर दिया है, ए स्वयं ए के बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। अतः क्या है, स्वतुल्य है। ए का मतलब इसी समुच्चय का कोई अवयव है, तो लिख सकते हो, कोई एग्जांपल हम लिख सकते हैं, 2 स्वयं 2 के बराबर होगा, 3 स्वयं 3 के बराबर होगा, 4 स्वयं 4 के बराबर होगा, ये स्वतुल्य हुआ। चलिए अब सममित देखते हैं। सममित मतलब सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बताओ, सिमेट्रिक में हमने क्या कंडीशन बताया था, जल्दी बताओ। अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, दिया है ए बी आर में है, जहां इसका मतलब दिया है ए और बी बराबर, इस क्रमित युग्म का यहां मतलब दिया है ए और बी बराबर है। अब क्या बताओ, हम इसको उल्टा लिख सकते हैं, बोलो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा ना, बोलो, तो बी बराबर ए लिख सकते हैं। यस सर, बी बराबर ए बी होगा, जब ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर होगा। तो यहां पर जब देखो दो बराबर हैं तो दोनों का क्रमित युग्म आर में है, तो बी ए के बराबर हम लिख क्या सकते हैं, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। अतः जब ए कामा बी आर में हो, बी कामा ए आर में हो, अतः क्या हो जाएगा, सममित होगा, सममित होगा। चलिए अब हम तीसरा प्रूफ करते हैं, संक्रामक। इसमें संक्रामक, ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं। अब बताइए, देखो जब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर हो, मतलब ए बराबर बी, और बी कामा सी भी बिलोंग्स टू आर हो, जब ए बी हो बी सी हो, मतलब बी बराबर सी। इसका मतलब यह दिया है, दो क्रमित युग्म का मतलब यहां पर दिया है, दोनों बराबर हैं। जब ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए किसके बराबर होगा, सी के, क्योंकि एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तब हम लिख सकते हैं ए बराबर सी, और ए बराबर सी का मतलब क्या है, दो क्रमित युग्म का बराबर का मतलब क्या है, दोनों का कार्तीय गुणन, दोनों का क्रमित युग्म उस रिलेशन में होगा। तो लिख सकते हैं ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। अतः जब ए बी आर में हो, बी सी आर में हो, तब ए सी भी आर में होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, संक्रामक। अतः संक्रामक होगा, ट्रांजिटिव होगा। जब संक्रामक होगा तो हमने बताया कोई संबंध स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक हो, तो वह तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करेगा। अतः आर तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करेगा। नोट करिए, आगे बढ़ें। फिर 10वां क्वेश्चन दिया है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। आपको उदाहरण देना है जिसमें 10वें में पहले में दिया है कि सममित हो, क्या हो, सममित हो, सममित हो, परंतु ना तो स्वतुल्य हो, ना तो स्वतुल्य हो, स्वतुल्य हो, और ना संक्रामक हो, और ना संक्रामक हो। दूसरा दिया है इसमें संक्रामक हो, संक्रामक हो, परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना ही सममित, परंतु ना तो स्वतुल्य हो, स्वतुल्य हो, और ना ही सममित, सममित। तीसरा दिया है स्वतुल्य तथा सममित हो, स्वतुल्य तथा सममित हो, स्वतुल्य तथा सममित हो, किंतु संक्रामक न हो, किंतु संक्रामक ना हो, ना हो। चौथा दिया है स्वतुल्य तथा संक्रामक हो, स्वतुल्य
तथा संक्रामक हो किंतु सममित न हो। पांचवा दिया है यहां पर, सममित तथा संक्रामक हो, सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। ठीक, अब इसके सभी एग्जाम्पल देना है। आप खुद से एग्जाम्पल सोचो, खुद से एग्जाम्पल दो। देखो पहला का एग्जाम्पल क्या है, सममित हो परंतु ना स्वतुल्य हो ना तो संक्रामक हो। तो जैसे हम मान लेते हैं पहला आर बराबर, पहले में आर बराबर हम कोई भी क्रमित युग्म ऐसे लेते हैं जो सममित को प्रदर्शित करे, ना स्वतुल्य हो ना तो सम्मित हो। मान लेते हैं यहां पर पहले सपोज दैट ए बराबर हम कोई भी समुच्चय अवयव ले लेते हैं 1 2 3, बस इतना हम लेते हैं। अब यहां से पहला बताओ, अब स्वतुल्य ना हो, स्वतुल्य ना हो मतलब 1, 1 ना हो, उसमें 2, 2 ना हो, 3, 3, माने कोई भी एक ना होना चाहिए। एक हो सकता है, एक आध दो हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तीनों ना हो, 1, 1, 2, 2, 3, 3 तीनों नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि दिया है यहां पर स्वतुल्य ना हो तो हम इसको लिखते ही नहीं है। लेकिन संक्रामक भी नहीं होना चाहिए, संक्रामक मतलब A, B हो, B, C भी हो, तब A, C नहीं होना चाहिए। लेकिन सममित हो, सममित का मतलब देखो 3 कंडीशन याद रखना। स्वतुल्य के लिए क्या करोगे, स्वतुल्य के लिए फिर से बता दे रहे हैं, A, आर में होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, माने समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं सभी का स्वयं से रिलेशन आर में होना चाहिए, तभी स्वतुल्य होगा। अगर कंडीशन नहीं फॉलो करता है स्वतुल्य नहीं होगा, ये दिमाग में बैठाए रहो। दूसरा, सममित में क्या दिखाना है, सममित के लिए क्या दिखाना है आपको, अगर A, B आर में हो तो B, A भी आर में होना चाहिए, तब B, A भी आर में होना चाहिए। इतनी बात समझ आया, मतलब A, B मिले उसका उल्टा क्रमित युग्म भी उसमें होना चाहिए, तब सम्मित होगा। तीसरा, संक्रामक में क्या बताया था हमने, संक्रामक बताओ जल्दी बताओ, अगर A, B हो, A, B आर में हो तब तथा B, C भी आर में होना चाहिए, B, C भी आर में हो तब A, C आर में नहीं होना चाहिए। A, C आर में होगा तो संक्रामक नहीं होगा तो संक्रामक नहीं, तो यही दिखाओ ना, सममित होना चाहिए। मान लेते हैं 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए, 2, 1 भी है, बस ये हो गया। अब यहां से देखो ये क्या है, स्वतुल्य नहीं है, नहीं है, कैसे नहीं है भैया, 1, 1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 2, 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 3, 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अतः स्वतुल्य नहीं है। सममित है, हाँ सर, 1, 2 मिल रहा है और 2, 1 भी मिल रहा है तो सम्मित हो गया। फिर संक्रामक है, नहीं, 1, 2 मिल रहा है, देखो 1, 2 मिल रहा है, 2, 1 भी मिल रहा है, A, B, B, C, तो A, A नहीं मिल रहा है, माने 1, 1 नहीं मिल रहा है, अतः क्या है, संक्रामक भी नहीं है। तो एग्जाम्पल समझ में आया। चलिए अब दूसरा का एग्जाम्पल देखते हैं, संक्रामक हो परंतु न स्वतुल्य हो न तो सम्मित। अब देखो 1, 2 है, 2, 3 है, बस अब 2 ही ले लिया मान लो हमने, और तब 1, 2 है, 2, 3 है और 1, 3 भी है। अब यहां देखो स्वतुल्य ना हो, स्वतुल्य ना होगा मतलब 1, 1, यहां जो हमने एग्जाम्पल लिया है A बराबर 1, 2, 3, उसके लिए मैं देख रहा हूं। आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो अपने मन से, यही कंडीशन फॉलो कराइए बस, क्योंकि स्वतुल्य नहीं दिखाना है तो 1, 1, 2, 2 या 3, 3 नहीं मिलना चाहिए। चलो छोड़ो, नहीं मिला, स्वतुल्य नहीं है, तो समझ में आया। सममित भी नहीं है, सममित का मतलब देखो 1, 2 है तो 2, 1 नहीं मिलना चाहिए, तो नहीं दिखाया मैंने क्योंकि सम्मित नहीं दिखाना था, समझ में आया। और संक्रामक है, कैसे है भैया, देखो हमने बताया जब A, B आर में हो, B, C भी आर में हो तो A, C मिलना चाहिए, क्या मिल रहा है, 1, 3 बिलोंग्स टू आर मिल रहा है, अतः क्या है, संक्रामक है। बातें समझ में आ रही है। चलिए
मिटा दें इसको, आगे चलते हैं। देखो अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। ऐसे ही आप कुछ भी अपने मन से लिख सकते हो। स्वतुल्य है, सममित है, किंतु संक्रामक नहीं। अब हमें दिखाना है स्वतुल्य है। स्वतुल्य है दिखाने के लिए क्या होना चाहिए? 1, 1 होना चाहिए, बिल्कुल। 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए। मैंने सभी जितने भी अवयव हैं सभी का स्वयं के स्वयं से रिलेशन होना चाहिए। दूसरा सममित भी होना चाहिए। अगर 1, 2 है, या हम लिख सकते हैं क्या, 2, 3 है, या ऐसे लिख दें 1, 2 कर दें और 2, 3 कर दें। 1, 2 कर दें, सममित दिखाना है, सॉरी सममित दिखाना है। 1, 2 कर दें, 2, 1 कर दें और 2, 3 कर दें। चलिए अब इसमें देखो 1, 1 मिल रहा है, 2, 2 मिल रहा है, 3, 3 मिल रहा है, स्वतुल्य है। 1, 2 मिल रहा है तो 3, 2 भी लिखो यहाँ, 3, 2। चलो ठीक है, 1, 2 मिल रहा है, बिल्कुल। 2, 1 भी मिल रहा है, 1, 2 तो 2, 1, 2, 3 तो 3, 2 भी मिल रहा है। अब अगर 1, 2 मिला, 2, 3 मिला, तो अब 1, 3 भी मिलना चाहिए ना। देखो 1, 2 आर में है, A, B आर में है और B, C भी आर में है, तो 1, 3 A, C भी आर में होना चाहिए, नहीं है, अतः संक्रामक नहीं है। इस प्रकार से आप खुद अपने मन से एग्जाम्पल सोच सकते हो। कोई जरूरी नहीं जो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं वही लिखो। जब आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप खुद सोच सकते हो, खुद बनाओ एग्जाम्पल, खुद बनाओ तो और अच्छा लगेगा और आपको और समझ में आएगा और मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि आपको खुद दिखाना है स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक नहीं है। तो हमें एक कंडीशन फॉलो कराना है, ये सभी होने के हैं, ना होने का इसी का उल्टा कर दो भैया। इतनी बात समझ आई। चलो इसको इरेज करते हैं, फिर हम चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल क्या करें? स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित नहीं हो। स्वतुल्य तथा संक्रामक हो, स्वतुल्य हो मतलब 1, 1 हो, 2, 2 हो, 3, 3 हो, और संक्रामक भी होना चाहिए। संक्रामक का मतलब संक्रामक भी हो, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? सममित नहीं होना चाहिए। संक्रामक का मतलब अगर 1, 3 मिल रहा है या 1, 2 मिल रहा है और 1 मिनट, इसको हम कैसे दिखाएं? 1, 2 मिल रहा है और 2, 1, मतलब हमें स्वतुल्य दिखाना है, संक्रामक दिखाना है। क्या दिखाना है? संक्रामक, लेकिन सममित नहीं दिखाना है। ये याद रखना, ये याद रखना, सममित नहीं दिखाना है। तो 1, 2 दिखा दें, 2, 3 दिखा दें और 1, 3 दिखा दें, हो गया काम खत्म। देखो 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, इसका मतलब स्वतुल्य बता दे रहा है। 1, 2 है लेकिन 2, 1 नहीं है, तो इसका मतलब जब 2, 1 नहीं है तो सम्मित नहीं है। A, B हो, B, A ना हो तो सम्मित नहीं है, ये तो प्रूफ हो गया सम्मित नहीं है। अब संक्रामक कैसे? देखो अगर 1, 2 आर में है, 2, 3 भी आर में है, तो 1, 3 भी आर में होना चाहिए, वो भी मिल रहा है, अतः क्या है? संक्रामक। इस प्रकार से आप खुद एग्जाम्पल सोचो। अब इसमें कह रहा है, पांचवा कह रहा है सममित तथा संक्रामक हो, स्वतुल्य ना हो। आराम से देखो, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए, सममित हो, संक्रामक हो। जैसे 1, 1 मिल रहा है, मान लो 1, 2 मिल रहा है, 2, 1 मिल रहा है, बस ये भी ले सकते हो आराम से। क्या स्वतुल्य नहीं है? स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? 1, 1 तो मिल रहा है, लेकिन 2, 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 3, 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तीनों मिलना चाहिए ना। तीनों का स्वयं का, जितने अवयव हों सभी का स्वयं से स्वयं रिलेशन होना चाहिए। तो तीनों तो नहीं मिले, उत्तर का औचित्य भी बताइए। इसमें दिया है पहला f(x) बराबर 3 - 4x, पहला क्वेश्चन है, और दूसरा ये फलन डिफाइंड है रियल टू रियल। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है कि f(x) बराबर 1 + x², ए फलन डिफाइंड है रियल टू रियल। दिखाना है क्या फलन एक ही आच्छादक है। तो देखिए
पहला हम सॉल्व करते हैं। फलन दिया है एफ एक्स बराबर 3 - 4x। ठीक दोस्त, इतना समझ में आया? 3 - 4x। अब यहां से क्या हो जाएगा, एकाएकी के लिए हमने क्या बताया था, एकाएकी के लिए देखिए, एकाएकी के लिए क्या बताया गया था आप लोगों को, एकाएकी के लिए होता है f(x1) = f(x1) = f(x2)। हमने बताया था एकाएकी के लिए f(x1) = क्या रखो, f(x2) रखो। तो अगर x1 x2 के बराबर आ जाता है तो एकाएकी है। तो कहने का मतलब 3 - 4x1 = 3 - 4x2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -4x1 = -4x2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर x2। इसका मतलब एकाएकी है, एकाएकी है। ठीक, अब यहां पर हम इसको प्रूव करेंगे आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या कंडीशन बताया गया है, जल्दी बताओ। आच्छादक के लिए क्या कंडीशन बताया गया है कि y बराबर fx रखो, सह प्रांत जो है परिसर के बराबर रखो। तो y बराबर fx होता है, तो मतलब y बराबर 3 - 4x। हमने बताया था यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, -4x इधर प्लस हो जाएगा, y प्लस है क्या हो जाएगा माइनस। तो 4x बराबर 3 - y, तो x बराबर 3 - y/4। अब कहने का मतलब y की वैल्यू रियल रखो तो x की वैल्यू भी रियल आना चाहिए, माने सह प्रांत रियल नंबर रखो, वास्तविक संख्या रखो तो प्रांत भी वास्तविक आना चाहिए। कोई भी वैल्यू रख के देख लो, अगर y बराबर 1 रखते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 - 1 2/4 अर्थात 1/2। 2 रखो तो 1/4, 3 y बराबर 2 रखो तो 1/4 आ जाए, कुछ भी रखो तो कहने का मतलब रियल ही आता है, माने y बिलोंग्स टू रियल नंबर, तब x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अतः ए आच्छादक है, अतः क्या है, आच्छादक है। तो कहने का मतलब जो पहला क्वेश्चन दिया है इसका, ए एकाएकी है और क्या है, आच्छादक है। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरे में फलन दिया है f(x) = 1 + x² दिया है दोस्त, इतना दिया है, इतना समझ में आया, बोलो। अब एकाएकी के लिए क्या हो जाएगा, एकाएकी के लिए, एकाएकी के लिए क्या होना चाहिए बताओ, जल्दी बताओ। f(x1) = f(x2), f(x1) = f(x2) हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। अब 1 + x1² = 1 + x2², 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा, x1² - x2² बराबर 0। तो एक कोष्टक में x1 - x2, दूसरे कोष्टक में x1 + x2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब x1 बराबर x2 एक वैल्यू आ गया, दूसरा वैल्यू आ गया x1 बराबर -x2, दो वैल्यू आ गया, तो क्या हो जाएंगे, बहु एकाएकी। एकाएकी नहीं होगा, ये क्या होगा, बहु एकाएकी। एकाएकी कब होता है, जब f(x1 बराबर f(x2) रखते हैं दोस्त, और x1 की केवल एक वैल्यू x2 आती है तो एकाएकी होता है। अगर x1 की दो वैल्यू +x2 और -x2 आता है तो वहां पर क्या होता है, बहु एकाएकी होता है। अब आच्छादक के लिए देख लो, आच्छादक के लिए क्या हो जाएगा, y बराबर fx होता है, तो y बराबर 1 + x², x² बराबर y - 1, तो x बराबर √y - 1। अब ये भी रियल टू रियल दिया, अगर कोई भी रियल नंबर रखो, जैसे मान लो y बराबर मैंने 0 रख दिया तो x बराबर -1, और -1 जानते हो रूट में जब भी कभी माइनस होता है वो रियल नंबर नहीं होता है, वो काल्पनिक संख्या होता है, अतः आच्छादक भी नहीं है। तो समझ में आया। तो पहला फंक्शन क्या है, एकाएकी भी है, आच्छादक है। दूसरा ना तो एकाएकी है ना क्या है, आच्छादक है। ठीक, नोट कर लीजिए। आठवां क्वेश्चन देखिए, देखिए आठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए कि फंक्शन ऑफ ए क्रॉस बी ए प्रांत है
इसका सह प्रांत बी क्रॉस ए होता है। इस प्रकार से है कि एफ फंक्शन ऑफ ए कामा बी ए किसके बराबर होता है, बी कामा ए के बराबर है। तब एकाकी और आच्छादक फलन है, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं हम। एफ ए क्रॉस बी इक्वल टू दिया है बी क्रॉस ए माने उल्टा, तो हम लिख सकते हैं एफ A1 कामा B1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो एफ ए कामा बी इसका प्रांत क्या हो जाएगा, एफ बी कामा क्या ए हो जाएगा। इतनी बातें समझ आई। देखो ए क्रॉस बी क्रॉस से उल्टा हो गया, क्रमिक युग्म उल्टा, तो एफ ए बी की क्या हो जाएगा, एफ बी कामा ए। तो एकाकी के लिए क्या दिखाते हैं, एफ x1 बराबर एफ x2। एकाकी के लिए क्या हो जाएगा, एफ x1 माने A1 कामा B1 बराबर एफ A2 कामा B2। अब देखो जब एफ ए कामा बी बी कामा क्या है ए, तो एफ A1 कामा B1 क्या हो जाएगा, B1 कामा A1। यही तो है। देखो फंक्शन ए कामा बी का मतलब क्रमिक युग्म उल्टा कर दो वही वैल्यू हो जाएगी। एफ A1 कामा B1 माने क्रमिक युग्म उल्टा कर दो वही वैल्यू हो जाएगी। इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, B2 कामा A2। तो लिख क्या सकते हो, B1 किसके बराबर है, B2 के, A1 किसके बराबर है, A2 के। तो सभी के केवल और केवल कितने इमेज आए, एक। जब एक ही प्रतिचित्रण हो तो क्या है, अतः एकाकी फलन है। अब देखो आच्छादक प्रूव करो। आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए, देखिए यहां से मान लो पिक्टोग्राफ से देखते हैं हम, ए है और बी, यहां से कोई एक रिलेशन एफ को डिफाइन कर रहा है, एफ रिलेशन डिफाइन कर रहा है। इसमें अगर मान लो यहां पर मैंने लिया ए कामा बी, तो इसका जो फंक्शन माने एफ एक्स यहां पर प्राप्त होता है। देखो ए कामा बी का मतलब क्या होता है, जो फंक्शन की वैल्यू है, जैसे एफ ए कामा बी है तो इसकी वैल्यू उल्टा, तो माने हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा, बी कामा ए। यहां पर सी कामा डी लिए, यहां पर क्या हो जाएगा, डी कामा सी। कहने का मतलब सभी का क्या बनेगा, प्रतिबिंब। ई कामा एफ लिए तो यहां पर क्या बनेगा, एफ कामा ई बनेगा। तो मतलब सभी का इमेज प्राप्त हो रहा है, अर्थात अतः क्या होगा, माने सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के प्रत्येक अवयव से प्रतिचित्रण है, अतः आच्छादक फलन है। तो कहने का मतलब एकाकी भी है और क्या है, आच्छादक है। 9वां क्वेश्चन आज का है कि मान लीजिए कि समस्त n, जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर है, माने स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो कह रहा है कि fn बराबर दिया है n+1/2 यदि n विषम है, और n/2 दिया है यदि n सम है। फिर कह क्या रहा है कि फलन नेचुरल टू नेचुरल, प्रांत भी नेचुरल, सहप्रांत भी नेचुरल है, क्या एकाकी आच्छादक है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। इसको आपको दिखाना है दोस्त। इतनी बातें समझ में आई। चलिए क्या करना है, मतलब कहने का मतलब इसका यह है कि जब हम n की वैल्यू, प्राकृतिक संख्या जो है n क्या है, प्राकृतिक संख्या, उसकी वैल्यू अगर विषम लेंगे तो फंक्शन का वैल्यू n+1/2 रखेंगे, अगर सम लेंगे तो n/2 रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, पिक्टोग्राफ बना के हम देख लेते हैं। चलिए एक कोई a से b कोई फलन है जो f द्वारा डिफाइंड है। अगर मान लो नेचुरल नंबर हमें 1 2 3 4 5 ले लिए, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी मान ले लीजिए यहाँ पर। अब देखिए अगर n बराबर 1 लेते हैं तो
ये के माने क्या है, विषम है, तो क्या हो जाएगा फंक्शन n प्लस 1/2 1 धन 1/2, 1 का क्या हो जाएगा 1। अगर 2 लेते हैं तो 2, ध्यान समझिए यहां पर क्या लेते हैं 2, जब 2 लेंगे, 2 क्या है सम है, तो फंक्शन की वैल्यू n/2 होगी, तो 2/2 क्या हो जाएगा 1, इसका भी इमेज 1 प्राप्त हो रहा है। 3 लेंगे, 3 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा 2, 4 लेंगे फिर इसका क्या हो जाएगा 2, 5 लेंगे तो 5 धन 1/2 क्या हो जाएगा 3, और 6 लेंगे 6/2 इसका भी क्या हो जाएगा 3। तो हम देख रहे हैं क्या बहुतों का एक से रिलेशन है, कहने का मतलब एक का भी एक रिलेशन है, 2 का भी प्रतिबिंब 1 है, 3 का प्रतिबिंब 2 है, 4 का भी प्रतिबिंब 2 है, तो कहने का मतलब एक से अधिक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, और जितने भी ऐसे नेचुरल नंबर लेते जाएंगे सभी का इमेज प्राप्त होता जाएगा। अतः एकैकी फलन नहीं है, एकैकी नहीं है। अब आच्छादक है कि नहीं, देखिए अब जब एक ले रहे हैं इसका क्या 1 2 का 1 बन रहा है, 2 3 का 3 4 का क्या बन रहा है 2 बन रहा है, 4 5 का क्या बन रहा है 3, माने ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे सभी का पूर्व प्रतिबिंब अवश्य होगा। अतः लिख देंगे यहां पर प्रांत सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में प्रतिचित्रण है, अतः फलन आच्छादक है। मतलब एकैकी नहीं है, आच्छादक है। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए कि मान लीजिए कि a बराबर, a माने प्रांत की वैल्यू दिया है r माइनस क्या दिया है 3, इसका मतलब रियल नंबर रखोगे लेकिन उसमें 3 नहीं आना चाहिए प्रांत में, तथा b बराबर, b का मतलब सह प्रांत जो होना चाहिए, रियल नंबर रखोगे लेकिन -1 का मतलब 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए। फलन दिया है fx बराबर x माइनस 2/x-3 द्वारा परिभाषित फलन फंक्शन a से b डिफाइंड है, a माने प्रांत, b माने सह प्रांत, एकैकी तथा आच्छादक है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए, यही है। चलिए देखते हैं। अब यहां से देखिए बातें समझिए, तो क्या हो जाएगा पहले एकैकी के लिए क्या होना चाहिए, fx1 बराबर क्या रखते हैं fx2 रखते हैं। ठीक, fx1 बराबर क्या रखते हैं fx2, तो हो जाएगा fx1 इक्वल टू fx2। अब देखिए जब fx1 बराबर fx2 रखते हैं तो क्या होना चाहिए, x1 x2 के बराबर होना चाहिए, तो रखो चलो x1 माइनस 2/x1 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2/x2 माइनस 3, तिर्यक गुणा करा दो, तो x1 गुणे x2 क्या हो जाएगा x1 x2, x1 गुणे 3 करेंगे -3x1, 2 का गुणा करेंगे -2x2, माइनस गुणे माइनस प्लस 6 हो जाएगा, बराबर x2 का गुणा करो x2 x1 हो जाएगा, प्लस गुणे माइनस -3x2 हो जाएगा, -2 का करोगे -2x1 हो जाएगा, और प्लस 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो जाएगा। अब x1 को एक तरफ कर दो, x2 को एक तरफ, इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो -3 + 2 कितना हो जाएगा -x1, और x2 किधर कर दो -x2 हो जाएगा, तो x1 बराबर क्या आ गया x2। जब x1 की केवल एक वैल्यू आए, क्या वैल्यू आए एक वैल्यू आए, तो समझ जाना एकैकी है, अतः फलन एकैकी है। ठीक, अब हमें आच्छादक दिखाना है। आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए, y बराबर क्या होना चाहिए fx होना चाहिए। चलिए हल करिए, y बराबर x माइनस 2/x-3, तिर्यक गुणा कर दो, क्या हो जाएगा xy माइनस 3y बराबर x माइनस 2। तो कहने के मतलब यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, x को x के साथ कर दो, y को पक्षांतर कर दो, तो क्या हो जाएगा xy माइनस x, इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस 3y माइनस 2।
अब क्या हो जाएगा, यक्स कॉमन ले लेंगे, y माइनस 1 बराबर 3y माइनस 2। अब इधर गुणा इधर क्या हो जाएगा, भाग, तो x बराबर 3y माइनस 2 बटे y माइनस 1। अब हम y की वैल्यू रियल रखेंगे, लेकिन एक को छोड़ करके। किसको छोड़ करके, एक को छोड़ करके, एक नहीं रखेंगे। और जो प्रांत आना चाहिए, माने यक्स की वैल्यू जो आना चाहिए वो रियल ही आना चाहिए, लेकिन 3 को छोड़ करके। ठीक, तो कहने का मतलब हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे, तो अगर y बिलोंग्स टू r रखेंगे, आप चाहे रख के देख सकते हो, तो तब हमेशा x बिलोंग्स टू r होगा, अतः आच्छादक फलन है। तो इतना नोट करिए। चलिए 11वां क्वेश्चन है, मान लीजिए कि फलन रियल टू रियल डिफाइंड है, फलन रियल टू रियल डिफाइंड है, और कह रहा है कि एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 द्वारा परिभाषित फलन क्या है, बहुविकल्पी है। एफ एकैकी आच्छादक है, बहु एकैकी आच्छादक है, एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है, और ना एकैकी है और ना आच्छादक है। चलिए हम प्रूफ करके देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, खुद पता लग जाएगा क्या है। तो पहले हम एकैकी के लिए प्रूफ करेंगे, एकैकी के लिए तो क्या हो जाएगा एकैकी के लिए, एफ एक्स वन बराबर क्या होता है, एफ एक्स टू रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, x1 पावर 4 बराबर x2 पावर 4, पक्षांतर कर दो, x1 पावर 4 माइनस x2 पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसको लिख सकते हो x1 स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर क्या, 0। एक कोष्टक में x1 माइनस x2, एक कोष्टक में x1 प्लस x2, एक कोष्टक में x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, और एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0। इधर गुणा है, इधर क्या हो जाएगा, भाग, 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर 0। अब ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक कोष्टक में a माइनस b और दूसरे कोष्टक में a प्लस b बराबर क्या, 0। एक x1 की वैल्यू क्या आ गई, प्लस x2, और एक x1 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस x2। तो दो वैल्यू आए, अतः क्या है, एकैकी नहीं है, माने बहु एकैकी है। क्या है, बहु एकैकी है। एक चीज तो कंफर्म हो गया, बहु एकैकी फलन है, एकैकी तो नहीं है, बहु एकैकी। अब आगे देखते हैं आच्छादक है कि नहीं। अब आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए, आच्छादक के लिए देखो, आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए, ध्यान से समझिए, y बराबर क्या होना चाहिए, एफ एक्स, ध्यान समझो, तो y बराबर यक्स पावर 4, तो यक्स बराबर y की घाते 1/4, y की घाते कितना, 1/4 है। अब हम कोई भी वैल्यू रखते हैं, ध्यान से समझिए, अगर मान लो y बराबर रियल टू रियल है, अगर y बराबर -1 रखते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 की घाते 4, 1/4, जो कि क्या है, काल्पनिक नंबर है, इज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। अतः क्योंकि ऋणात्मक संख्या जो भी रखेंगे उसका 1/4 नहीं निकाल सकते हैं, ऋणात्मक है, अंदर ऋणात्मक होगा, वर्गमूल में हमने बताया था करड़े में अगर ऋणात्मक होता है तो काल्पनिक संख्या होता है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो ना एकैकी है और ना ही क्या है, आच्छादक है। तो समझ में आया, तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्नावली 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, भी बहुविकल्पी है। इसमें भी आपको उत्तर चुनना है, क्या है कि फलन एफ एक्स बराबर 3x, एफ एक्स बराबर कितना दिया है, 3x दिया है, द्वारा परिभाषित फलन फंक्शन रियल टू रियल क्या है, एकैकी आच्छादक है, बहु एकैकी आच्छादक है, एकैकी है परंतु आच्छादक नहीं है, ना तो एकैकी है ना आच्छादक है। चलिए देखते हैं, पहले हम सॉल्व कर देते हैं, विकल्प आप मिला लेना खुद। देखिए पहले एकैकी के लिए क्या प्रूफ करोगे, एकैकी के लिए क्या होना चाहिए, एकैकी के लिए क्या होना चाहिए, एकैकी के लिए एफ एक्स वन बराबर क्या होना चाहिए, एफ एक्स टू। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। अब देखो एफ एक्स वन बराबर मतलब 3x1 बराबर 3x2,
3 से 3 कैंसिल, x1 बराबर x2। x1 की कितनी वैल्यू आई, कितनी प्रतिबिंब आया, एक केवल x2, अतः क्या हो जाएगा, एकैकी फलन। कैसा फलन है, एकैकी फलन है। अब हम आच्छादक प्रूफ करेंगे। एक तो प्रूफ हो गया, एकैकी है। अब हम ऑनटू फंक्शन प्रूफ करेंगे। चलिए, इसके लिए क्या किया जाता है, y बराबर क्या रखते हैं, f(x) रखते हैं, माने सह प्रांत परिसर के बराबर हो जाता है। तो y बराबर f(x) की वैल्यू 3x, तो हमने बताया था यहां से x की वैल्यू निकाला करो, तो x बराबर y/3। हम y की कोई भी वैल्यू रखेंगे, सह प्रांत की कोई भी वैल्यू रखें रियल नंबर, और रियल ही आना चाहिए, रख के चाहे देख लो, y बराबर 1 रखो, x बराबर 1/3, ये भी रियल नंबर है, y बराबर 2 रखो, x बराबर 2/3, माइनस रखो, कुछ भी रखो, रियल रखोगे रियल ही प्राप्त होगा। तो y बिलोंग्स टू रियल नंबर, तब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अतः आच्छादक है। तो कहने का मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, खुद आप देख लो, एकैकी आच्छादक जिसमें मिलता होगा ऑप्शन सही है। हेलो दोस्त, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एवियन कोचिंग सेंटर में एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में आपको 12th मैथमेटिक्स के संबंध फलन के आगे के क्वेश्चन कराए जाएंगे। अभी तक आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, उसके बाद प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन के सभी 5 पार्ट पढ़ चुके हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर दूसरे से हम शुरुआत करेंगे। अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के प्ले लिस्ट में मैथमेटिक्स सेशन 2023-2024 की प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिसमें मैथमेटिक्स के अब तक पढ़ाए गए सभी पार्ट को अपलोड कर दिया गया है, वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले एनसीईआरटी बुक की है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर देखिए 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम एक जैसे हैं। अगर एक समझ में आ जाएगा तो सभी समझ में आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर a, b जहां दिया गया है a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न संक्रामक है। तो वही क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी सेम है इसी प्रकार से। उसमें क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि R बराबर a, b, जहां यहां स्क्वायर दिया है, यहां स्क्वायर नहीं दिया है, और 5 वाले में यहां पर क्यूब दे दिया गया। बस आपको प्रूव करना है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एक जैसा है। तो एक अगर समझ गए तो सब समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं हम। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हम बताएं स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, 3 चीजें के लिए आप एक कॉन्सेप्ट नोट रखिएगा। स्वतुल्य के लिए हमने बताया था, स्वतुल्य के लिए क्या बताया गया था कि a, बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, R, मतलब a स्वयं का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए, स्वयं के अवयव का स्वयं से होना चाहिए रिफ्लेक्सिव, और वह संबंध R में मिलना चाहिए, जो रिलेशन R, परिभाषित संबंध R दिया है उसमें मिलना चाहिए। और फॉर ऑल माने सभी के लिए, सभी या प्रत्येक के लिए जो A होना चाहिए वह समुच्चय A का अवयव होना चाहिए। सममित में हमने बताया था, सममित के लिए, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, 3 कंडीशन आपके जेहन में होनी चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यदि a, b बिलोंग्स टू R हो रहा है, अगर a, b R में मिल रहा है तो b, a भी R में होना चाहिए, तभी सम्मित होगा, अन्यथा सम्मित नहीं होगा। और संक्रामक के लिए बताया गया है, संक्रामक के लिए क्या बताया गया है कि अगर a, b बिलोंग्स टू R है, b, c भी बिलोंग, तथा b, c माने दूसरे राशि से शुरू हो, कोई तीसरा राशि हो, वो भी R में हो, तो पहला और तीसरा भी होना चाहिए, तभी ढूंढोगे। हमने बताया था
ये जरूर संक्रामक बहुत से लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? अगर ए कामा बी आर में है और बी कामा सी भी आर में है तब ढूंढो ए कामा सी। लेकिन अगर ए कामा बी आर में है और बी कामा सी ना मिले आर में तो ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, तो संक्रामक ही होगा। तो कब ढूंढोगे? जब ए कामा बी हो, बी कामा सी भी हो, तब हमें ढूंढना है ए कामा सी आर में होना चाहिए, तभी होगा संक्रामक। तो एक कंडीशन जिसको पता है वो संबंध फलन अच्छे से कर सकता है। चलिए देखिए, अब हम सबसे पहले स्वतुल्य के लिए चलेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए। स्वतुल्य के लिए मतलब रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए क्या दिया है कि आर दिया है ए कामा बी और यहां पर कंडीशन दिया है क्या होना चाहिए, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। मतलब जो पहला अवयव हो वह दूसरे अवयव के वर्ग के या तो बराबर हो या तो उससे क्या हो, कम हो। जहां आर क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। आर जो है वास्तविक संख्याएं हैं। तो कहने का मतलब वास्तविक संख्या सॉरी जो समुच्चय ए बी है या वास्तविक संख्या है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल से। आप खुद समझो, क्या ए के बराबर हो सकता है? क्या ए से छोटा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या ए के वर्ग से छोटा हो सकता है? बराबर हो सकता है, किसी कंडीशन बराबर हो सकता, किसी कंडीशन बराबर हो सकता है, हमेशा नहीं। ए स्क्वायर के क्या होना चाहिए? पहला पहले अवयव से दूसरे माने दूसरे अवयव के वर्ग के बराबर की एक, केवल एक कंडीशन। जैसे एक अगर मान लेते हैं एक स्क्वायर के बराबर है, लेकिन क्या दो स्क्वायर के बराबर है? नहीं बराबर है। तो यहां पर हम लिखेंगे स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है तो हम लिखेंगे ए कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः स्वतुल्य नहीं है। बातें समझ में आई? यहां एग्जाम्पल भी लेकर चलो आप, जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए। देखो यही तो कहा गया है, यहां कंडीशन दी है कि ए जो होना चाहिए, पहला अवयव जो होना चाहिए वह दूसरे अवयव के वर्ग के या तो बराबर हो या तो उससे छोटा हो। तो अगर हम स्वतुल्य क्या बोलता है, ए कामा ए का मतलब क्या है? ए पहला अवयव है, दूसरा अवयव, तो पहला अवयव ए, क्या कोई अवयव स्वयं के अवयव के वर्ग के बराबर होगा या उससे छोटा होगा? बिल्कुल नहीं। कहा कंडीशन फॉलो किया, बाकी कोई कंडीशन नहीं, सभी कंडीशन फॉलो करना चाहिए ना वास्तविक संख्याओं के लिए। अतः यह स्वतुल्य नहीं है। इतनी बातें समझ में आई? चलिए सममित देखते हैं। सममित के लिए क्या हो जाएगा? देखो यहां से सममित के लिए, सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या हो जाएगा? सममित क्या कहता है? यदि ए कामा बी, ए दिया है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, कहने का मतलब ए कामा बी का मतलब क्या है? यहां पर ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब क्या बताओ कि b इज लेस देन ए स्क्वायर होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि मैं एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। चलिए देखिए, जैसे मान लो एक है, एक जो है b मान लेते हैं 2 है, तो 2 के स्क्वायर से छोटा है। 2 के स्क्वायर से क्या है? छोटा है। ठीक 2 के स्क्वायर से क्या है? छोटा। अब क्या बताओ, 2 1 के स्क्वायर से छोटा होगा? नहीं होगा। होगा? देखो यहां पर 1 स्क्वायर है माने 1 हो जाएगा, इसका यहां पर माने 2 है, तो 1 से छोटा है 2? नहीं है ना, बड़ा है ना। तो यहां कंडीशन फॉलो नहीं किया, तो हम लिखेंगे क्या? b कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः सममित नहीं है। सममित नहीं है। अब तीसरा हम देखते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए, अब संक्रामक में आप बताओ 3 राशियां लेते हैं, जैसे ए कामा बी, ए कामा बी, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। यहां इसका मतलब क्या है? ए जो है बी स्क्वायर से छोटा है। और तथा हम मान लेते हैं बी कामा सी बिलोंग्स टू आर,
कहने का मतलब बी जो है सी स्क्वायर से छोटा है। तो अब हम ऐसे यहां कोई एग्जांपल लेकर प्रूव करते हैं, तभी आप समझ पाओगे। देखो जैसे मैं बोल दिया एक 2 स्क्वायर से छोटा है, छोटा है कि नहीं है, और 2 3 स्क्वायर से छोटा है। 1 2 कोई माने हमने ए 1 मान लिया, बी 2 मान लिया, सी क्या मान लिया 3 मान लिया, सपोज दैट। अब एक जो है पहला अवयव ए कामा बी का मतलब पहला अवयव 1 2 स्क्वायर से छोटा है कि नहीं है। और 2 जो है 2 या तो छोटा हो तो बराबर हो, तो छोटा के लिए हम दर्शा रहे हैं। अगर 2 जो है 3 स्क्वायर 3 त्रिक का 9, 9 से छोटा है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या होना चाहिए, एक जो है, ध्यान से समझना, अगर एक 2 स्क्वायर से छोटा है, 2 जो है 3 स्क्वायर से छोटा है, तो क्या होना चाहिए यहां पर, तो हर कंडीशन में तो क्या होना चाहिए कि जो एक है क्या 3 स्क्वायर से छोटा होगा या बराबर होगा। छोटा तो हो सकता है, देखो यहां पर छोटा तो हो सकता है, लेकिन क्या बराबर भी होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन प्रूव करना है ना, छोटा भी हो और बराबर भी हो दोनों। तो क्या बराबर हो सकता है, छोटा तो हो सकता है, लेकिन क्या बराबर हो सकता है, नहीं। सर छोटा तो देखो 1 9 से छोटा तो है, लेकिन क्या इससे बराबर भी है, नहीं है ना। तो छोटा भी होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए, अतः संक्रामक नहीं है। तो हम ऐसे लिख देंगे, अतः लिख देंगे ए इज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर, अतः ए कामा सी नॉट बिलोंग्स टू आर। जब ए कामा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संक्रामक नहीं है। इतनी बात समझ आए, आप एग्जाम्पल लेकर चलिए, ज्यादा आसान रह जाएगा, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में a कामा बी एज लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध R में स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो यही 3 कंडीशन आपको फॉलो कराना है। तो पहले हम देखते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य मीन्स रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, देखिए तो क्या होना चाहिए, क्या ए स्वयं ए के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि ए बी के बराबर है। तो स्वतुल्य क्या कहता है, स्वयं स्वयं का रिलेशन होना चाहिए, ए के बराबर होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, अतः क्या है, अतः स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। जैसे यहां पर हम आपको समझा दे रहे हैं, जैसे ए और बी, कोई 2 समुच्चय ले लीजिए, ए और बी दोनों में रिलेशन है, दोनों में रिलेशन है। अगर यहाँ पर हम कोई भी वास्तविक संख्या ले लेते हैं, 1 2 3, मान लो 3 ही तक हम लेते हैं, यहाँ पर 1 2 3 3 यहाँ पर लेते हैं, तो मतलब ए पहला जो होना चाहिए, पहला अवयव दूसरे से या तो बराबर हो, छोटा हो, बराबर मतलब 1 का 1 से रिलेशन होगा, 1 का 2 से रिलेशन होगा, 1 का 3 से रिलेशन होगा। मतलब पहले का रिलेशन जो होना चाहिए दूसरे अवयव से या तो छोटा हो या तो क्या हो, बराबर। अब 2 का रिलेशन, 2 छोटा होना चाहिए ना, पहला जो ये जो अवयव लेंगे ये छोटा होना चाहिए दूसरे वाले से, तो या तो बराबर होना चाहिए। 2 का 2 से रिलेशन हो सकता है और 2 का 3 से हो सकता है रिलेशन, फिर 3 लेंगे तो 3 का 3 से रिलेशन हो सकता है। यहाँ पर अगर कोई 4 अवयव मान ले 4 से हो सकता है। तो कहने का मतलब हम लिख क्या सकते हैं, स्वतुल्य देखो 1 का रिलेशन 1 से है, 1 का रिलेशन 2 से है, 1 का रिलेशन 3 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 3 का, मतलब स्वयं का स्वयं से तो रिलेशन होगा ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या है, स्वतुल्य है। जैसे 1 का रिलेशन किससे है, 1 से, 2 का रिलेशन किससे है, 2 से, 3 का रिलेशन किससे है, 3 से है। ए बिलोंग्स टू आर कर रहा है, हमने एग्जाम्पल जो माना है, एग्जाम्पल आप मान के लिख सकते हैं। सममित के लिए देखो, सममित के लिए, सममित के लिए क्या होना चाहिए, अब बताओ आप, अगर यदि a कामा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका कहने का मतलब a कामा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका कहने का मतलब a जो है दिया है कंडीशन a छोटा है b से,
तो क्या बताओ बी छोटा होगा ए से? बिल्कुल नहीं, तो ग्रेटर देन, देखो जब ए बी से छोटा है मतलब बी बड़ा है ना, तो बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा ना, तो हम लिख देंगे बी कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, बी कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। तो कहने का मतलब जैसे देखो एक कामा दो मिल रहा है, देखो एक कामा दो तो मिल रहा है, क्या 2 कामा 1 मिल रहा है? 2 कामा 1 नहीं ना, क्योंकि ये छोटा होना चाहिए दूसरे अवयव से, तो 2 कामा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, तो लिख सकते हो यहां पर क्या, 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 कामा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः सममित नहीं है। अब चलिए संक्रामक देखते हैं संक्रामक है कि नहीं है। चलिए संक्रामक में क्या देखना है, अब बताओ अगर ए कामा बी, यहां देखिए ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या दिया है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तथा हम मानते हैं संक्रामक दूसरा रस बी इज लेस देन इक्वल टू सी, सॉरी बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब बी इज लेस देन इक्वल टू सी। जब देखिए ए बी से छोटा है, बी किससे छोटा है, सी से, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा बताइए, खुद ही बताइए आप, ए इज लेस देन इक्वल टू सी। कहने का मतलब ए इज लेस देन इक्वल टू सी, अतः ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। यही तो प्रूव करना है ना, जब ए कामा बी आर में हो, बी कामा सी आर में हो, तो ए कामा सी भी क्या होना चाहिए, आर में, अतः संक्रामक होगा। यही तो प्रूव करना था। देखो कॉन्सेप्ट समझो, आ जाएगा आसानी से, यही तो कह रहा है ना। अब खुद समझो, अगर ए बी से छोटा है या बराबर है, बी सी से छोटा है या बराबर है, तो ऑटोमेटिक ए भी जो होगा सी से छोटा होगा। देखो ए बी से छोटा है और जो बी वाला है सी से छोटा है, तो ए सबसे छोटा हो जाएगा, जब सबसे छोटा हो जाएगा तो सी से छोटा होगा ही, बस यही हो गया। तो अतः क्या है, स्वतुल्य है, सममित नहीं है, संक्रामक है। स्वतुल्य संक्रामक है और सममित नहीं है। आप एग्जाम्पल से भी, कोई एग्जाम्पल भी सेट करके आप देख सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल आपको अपने मन से सेट करना होगा, आपको अपने मन से सोचना होगा, उस हिसाब से आप आसानी से कर सकते हो।